नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो कि पश्चिम बंगाल से मिल रही है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन जो है वो शुरू हो गया है। एक्शन भी ऐसा कि घुसपैठिए खुद ही सामान समेट कर बांग्लादेश भाग रहे हैं। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति पर एक्शन शुरू होते ही बांग्लादेश बॉर्डर पर मानो हड़कंप मच गया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश से घुसपैठियों को खदेड़ने का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। अब बॉर्डर के 50-50 किलोमीटर के दायरे में कैसे हर घुसपैठिए पर नजर रहेगी, इस बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले बंगाल चलिए इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। दामाद है ये लोग, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। करिए ना, बॉर्डर स्टेट है, करिए ना, कौन कह रहा है? शुभेंदु जी ने ये नया एक मानदंड स्थापित किया है, तो केंद्र को इस दिशा में बाकायदा एक ऑर्डिनेंस ला करके चीजों को स्पष्ट कर देना चाहिए। हाँ, तो केस करके उनको खिला पिला के यहाँ रख के फायदा क्या है? ऐसे तो बहुत साल से खा रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया जो बेआईनी घुसपैठी है तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। भारत तो कोई धर्मशाला नहीं है ना, जो भी आए यहाँ पे रह सकते। चटगांव का नजीमुल वापस भेजा जाएगा, रंगपुर के अनवर को भी वापस भेजा जाएगा, खुलना की नजमा खातून को भी वापस जाना होगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया। बंगाल में जो भी घुसपैठिया है उसे वापस जाना ही होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही वार्निंग दे दी थी और अब करके भी दिखा दिया है। बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठिए बोरिया बिस्तर समेट कर भाग रहे हैं। यकीन न हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए जो बांग्लादेश सीमा के करीब पश्चिम बंगाल के हकीमपुर की है। शुभेंदु सरकार के एक्शन से बांग्लादेशी घुसपैठियों में किस कदर हड़कंप है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। हकीमपुर बॉर्डर से नवभारत संवाददाता पूजा मेहता ने रिपोर्ट भेजी है, पहले वो देखिए। पिछले साल नवंबर दिसंबर में कुछ ऐसी ही तस्वीर थी उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर में स्थित हकीमपुर चेक पोस्ट पे। हमारी मौजूदगी फिलहाल उसी हकीमपुर चेक पोस्ट पर है और तस्वीरें आज भी वही है। फर्क बस इतना है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो हर कोई बांग्लादेशी नागरिक है जो किसी न किसी समय जो है बांग्लादेश से भारत में आया था और अवैध तरीके से न सिर्फ रह रहे थे लेकिन सालों से यहाँ पर अपना घर बसाकर काम भी कर रहे थे। ये उन्हीं लोगों की भीड़ है जो घुसपैठ कर बंगाल में घुसे, कई साल तक बंगाल में रहे, नौकरी की, बंगाल के लोगों के हक में हिस्सेदार बने रहे, लेकिन अब बांग्लादेश लौटने को व्याकुल है। और वजह यह है कि शुभेंदु सरकार अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए बेहद सख्त है। पश्चिम बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी लागू है। 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद में 2 सेंटर बनाए जा चुके हैं। अवैध नागरिकों को होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। जांच में घुसपैठिए पाए गए तो बीएसएफ को सौंपा जाएगा। होल्डिंग सेंटर पर पुलिस और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। 3 दिन पहले शुभेंदु सरकार ने बंगाल के सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का ऑर्डर जारी किया था। सीएम शुभेंदु अधिकारी के आदेश के बाद राज्य के मालदा और मुर्शिदाबाद में 2 होल्डिंग सेंटर न सिर्फ बनकर तैयार हो गए बल्कि सिर्फ 48 घंटे के भीतर कई अवैध घुसपैठियों को पकड़कर उन्हें यहां पर रखा भी गया है। मालदा में 9 घुसपैठियों को रखा गया है जबकि मुर्शिदाबाद में 7 अवैध बांग्लादेशियों को रखा गया है। इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए लोगों की नागरिकता की जांच शुरू कर दी। ये तस्वीरें मालदा से बने होल्डिंग सेंटर की हैं जिसमें बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर
पहचाने गए 9 लोगों को रखा गया है। इनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। होल्डिंग सेंटर की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई तो अवैध घुसपैठियों ने सामान समेटकर खुद ही बांग्लादेश लौटना बेहतर समझा। हकीमपुर चेक पोस्ट की लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से और कुछ लोग रात से अपने पूरे परिवार के साथ और बोरिया बिस्तरा लेकर जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाएंगे। और हमारे पीछे जो है बीएसएफ की चेक पोस्ट है। एक एक परिवार जो है उन्हें उस तरफ ले जाया जा रहा है और बीएसएफ के अधिकारी जो है यहीं से उनकी तमाम जानकारी ले रहे हैं, उनकी जितने भी क्रीडेंशियल्स है उसे रजिस्टर कर रहे हैं और एक बार जो है उनको हरी झंडी दी जाएगी कि इनको उस पार भेजा जा सकता है या नहीं, उसके बाद ही भेजा जाएगा। लेकिन तस्वीरें आज भी वही है जो एसआईआर के डर के मारे जो लोग यहाँ पर अवैध तरीके से सालों साल से रह रहे थे, अपना घर बसाए थे भारत में बिना किसी वीजा, पासपोर्ट या वैलिड दस्तावेज के साथ, फिर एक बार जो बचे कुचे लोग थे अब होल्डिंग सेंटर या डिटेंशन सेंटर जाने के डर से जो है फिर एक बार इसी हकीमपुर चेक पोस्ट में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अब बांग्लादेश नहीं गए तो फिर उन्हें जो है डिटेंशन सेंटर या फिर होल्डिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ लगातार बढ़ रही है, लिहाजा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फोर्स बढ़ानी पड़ी। बीएसएफ और सतर्क हो गई। खास बात यह कि बॉर्डर पर पहुंच रहे लोग खुद के बांग्लादेशी होने का दस्तावेज दिखा रहे हैं। यहां तक कि अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ की बात भी कबूल कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता ने हकीमपुर बॉर्डर पर पहुंचे कई लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा खुद सुनिए। যশোর বাড়ি। যশোর বাড়ি। এখানে কমাস ক বছর ধরে আছেন? ঠিক নেই, কয় বছর আছে। কি তাও মোটামুটি আন্দাজ কত বছর আছেন এখানে? প্রায় 20 বছর মতন আছে। 20 বছর মতন আছে। 20 বছর ধরে আছেন। কি কাজ করতেন এখানে? ওই রিক্সা চালাতাম, কাগজ কুড়োতাম, এইসব কাজ। আর বাংলাদেশ আপনার বাড়ি কোথায়? খুলনা জেলা। খুলনা জেলাতে। ক বছর আছেন এখানে বললেন? ওই 8-10 বছর। কি করতেন এখানে কাজ? ওই বিভিন্ন রকম কাজ করতাম, মাঠের কাজ, চাষের কাজ, রেল লাইনের কাজ, জোগাড়ি কাজ, যা পারতাম তাই করতাম। মানে যখন যা কাজ পেতেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, গরিব মানুষ যা হয়। তো যখন এসেছিলেন 8-10 বছর আগে তখন কি কোনো কাগজপত্র, ভিসা, না, না। পাসপোর্ট নিয়ে কিছু এসেছিলেন? না 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 না। তা আপনি কতদিন আছেন পশ্চিমবঙ্গে? ক বছর আছেন? 7 মাস মতন। 7 মাস। 7 মাস। তো তখন কি ভিসা, পাসপোর্ট কিছু কাগজপত্র নিয়ে এসেছিলেন? জি না। কি কাজ করতেন? রাজমিস্ত্রি কাজ করতাম। তো আপনার পরিবারও কি চলে যাবে আপনাদের? জি না, আমরা একাই ছিলাম। পরিবার কি এখানে আছে না বাংলাদেশে? পরিবার বাংলাদেশ আছে। बांग्लादेश बॉर्डर पर जुटी इस भीड़ में कोई 6 महीने तो कोई 10 साल से ज्यादा वक्त से भारत में रह रहा था, लेकिन अब सभी को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। पूरी जांच पड़ताल के बाद बीएसएफ के जवान बस में बैठाकर बॉर्डर के उस पार छोड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को बिना लाग लपेट के कह दिया है कि जल्दी जल्दी भाग लो। हाकिम बॉर्डर पर जमा हुए बांग्लादेशियों को लेकर जब सीएम शुभेंदु अधिकारी से सवाल पूछा गया तो क्या बोले वो सुनना भी जरूरी है। अरे ये लोग चला जाना चाहिए और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया है कि घुसपैठियों को बंगाल के लोगों का हक नहीं लूटने दिया जाएगा। तो दूसरी ओर केंद्र ने भी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। घुसपैठ को लेकर सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो पूरे देश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मूल्यांकन करेगी, साथ ही इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। कमेटी की अगुवाई जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट पर यह जानकारी दी। घुसपैठ और अन्य वजहों से बदल रही डेमोग्राफी को देश की मौजूदा और आने वाले दौर के लिए बड़ी चुनौती बताया है।
कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बीकानेर से शुरुआत की है, बॉर्डर इलाकों का दौरा किया। बीएसएफ के जवानों से बातचीत में कहा कि बीएसएफ को अपनी परंपरागत ड्यूटी से आगे बढ़कर नए सुरक्षा आयामों पर काम करना होगा। 5 जून को गृह मंत्री त्रिपुरा में और 15 जून को पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, जहां वो बांग्लादेश से लगते बॉर्डर की सुरक्षा की समीक्षा के साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने की दिशा में बैठक करेंगे। उससे पहले ही बांग्लादेश में घुसपैठियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन से हड़कंप मचा हुआ है, जो और बढ़ने वाला है, क्योंकि बंगाल में घुसपैठ का एक ही रूट नहीं था। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठ उत्तर 24 परगना से ही होती रही है। बसीरहाट, स्वरूपनगर, हकीमपुर, बोंगाव घुसपैठ के सबसे आसान रास्ते रहे हैं। इसके बाद मुर्शिदाबाद जिला है, जहां जलंगी नदी के रास्ते लालगोला से बांग्लादेशी घुसपैठ हुई। फिर मालदा जिला है, वहां हाड़िया और बामनगोला के इलाकों से, जहां से महानंदा नदी गुजरती है और बांग्लादेश से लगे पश्चिम बंगाल के खेत हैं, वो घुसपैठ का चोर रास्ता है। इसी तरह दक्षिण दिनाजपुर का हिली बॉर्डर है, वहां वैध चेकपोस्ट भी है, लेकिन आसपास से अवैध घुसपैठ होती रही है। और फिर कूच बिहार जिला, वहां का मेखलीगंज, तूफानगंज का रास्ता जो असम बॉर्डर से भी जुड़ता है, घुसपैठिए इस रूट का भी फायदा उठाते रहे हैं। लेकिन अब इन्हीं रास्तों से घुसपैठिए बांग्लादेश फरार हो रहे हैं। शुभेंदु सरकार के एक्शन ने घुसपैठियों को उन्हीं रास्तों से भागने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसे उन्होंने कभी भारत में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया था। বাংলাদেশে কোন জেলায় বাড়ি আপনাদের? বাংলাদেশে এই প্রথমবার যাচ্ছি, দেখি কোন জেলায় বাড়ি হয়। এবার বাড়িওয়ালারা বলছে যে বাংলাদেশিদের রাখবে না, তাহলে আমাদের চলে যেতে। बंगाल में बिना कागजातों के कई सालों से रह रहे ये घुसपैठिए पहले कभी मानते ही नहीं थे कि वो बांग्लादेशी हैं। डर से अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेशी हूँ, और अब अपने घर लौट रहे हैं। ये सरहद को सुरक्षित रखने का सरकार के संकल्प का ही असर है, जो बांग्लादेश बॉर्डर पर नजर आ रहा है। घुसपैठियों को खदेड़ने के साथ ही घुसपैठ रोकने का भी इंतजाम किया जा रहा है। घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ को पहले फेज में 27 किलोमीटर जमीन का मालिकाना हक सौंप दिया गया। बांग्लादेश बॉर्डर इलाके में बाढ़ लगाने के लिए 43 एकड़ जमीन बीएसएफ को दे दी गई है। 2200 किलोमीटर की बॉर्डर में से 1600 किलोमीटर पर पहले ही बाढ़ लगाई जा चुकी है। टीएमसी की सरकार के फैसले की वजह से 550 किलोमीटर का हिस्सा खुला रह गया था। यानी 15 साल से जो काम दिल्ली के राज में सिर्फ फाइलों की धूल फाक रहा था, शुभेंदु के एक मास्टर स्ट्रोक ने उस पर परमानेंट फुल स्टॉप लगा दिया। इसीलिए बंगाल से असम और त्रिपुरा से मेघालय तक बांग्लादेश से लगते बॉर्डर पर घुसपैठियों में खौफ साफ नजर आ रहा है। उत्तर 24 परगना से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। 26 मई यानी आज के दिन 12 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभाली थी। एक दशक से ज्यादा समय दुनिया के कई देशों के भीतर रिजीम बदल गए, लेकिन भारत में मोदी पर लोगों का भरोसा कायम रहा, बल्कि वक्त के साथ ये और भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। आखिर पीएम मोदी का वो कौन सा गवर्नेंस मॉडल है जो वक्त की कसौटी पर कमजोर नहीं पड़ा? क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पीएम मोदी नेहरू का सबसे लंबे समय तक लगातार देश के प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? इन सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान सांस्कृतिक परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य। मैं
नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। आज से करीब 12 साल पहले देश की सत्ता की धुरी बदली। देश की जनता ने एक ऐसे मॉडल को चुना जो बड़े सपनों, बड़े लक्ष्यों और बड़े संकल्पों का था। गवर्नेंस के गुजरात मॉडल को देश की जनता ने चुना था। राष्ट्रपति भवन परिसर में एक ऐसे व्यक्ति ने शपथ ली थी जिसकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी। ये थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कांग्रेसियों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि आने वाले समय में ब्रांड मोदी भारतीय राजनीति का एक ऐसा फिनोमिना बन जाएगा जो अडिग और अटल हो जाएगा। साल 2014 के बाद 2019 और फिर 2024 में भी जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ मोदी ही रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो क्या वाकई मोदी भारतीय राजनीति का एक विजयी कल्ट बन चुके हैं? क्योंकि सत्ता के 12 साल बाद भी मोदी फिनोमिनन महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, बिहार से लेकर बंगाल तक एक बार फिर असरदार साबित हो चुका है और विपक्ष के पास सिवाय आंगन टेढ़ा है वाले बहाने के और कुछ भी नहीं। जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। 12 साल की सत्ता बेदखली सिर पर चढ़ ही जाती है, खासकर तब जब अलग अलग कालखंडों में एक ही परिवार के पास ये सत्ता रही हो और आरोप लगते रहे हों कि देश पर राज करना एक परिवार ने अपना अधिकार मान लिया। गांधी नेहरू परिवार के 3 लोगों, जिसमें जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक कुल 17 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक 11 साल सत्ता में रहीं। फिर दूसरे टर्म में 1980 से 1984 तक कुल 4 साल और, यानी कुल 15 साल इंदिरा गांधी के हाथ में देश की कमान रही। इसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी 1984 से 1989 तक 5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। कुल मिलाकर अगर देखें तो गांधी नेहरू परिवार के हाथ में करीब 37 साल देश की सत्ता सीधे तौर पर रही। जबकि 2004 में प्रधानमंत्री भले मनमोहन सिंह थे, लेकिन कहा जाता है कि सरकार के फैसलों में आला कमान यानी गांधी नेहरू परिवार का रोल बड़ा था। इसी पारिवारिक सत्ता के सतत और अपरिहार्य माने जाने वाले प्रवाह को नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनौती दी और उसे तोड़ा। मोदी का मंत्र बहुत सीधा था, जो लोगों के दिलों में उतरता चला गया। सबका साथ, सबका विकास। मैं नहीं जानता हूं पॉलिटिकल पंडितों का इस पर ध्यान गया कि नहीं गया। ये पहला चुनाव है जो शुद्ध रूप से सन 52 से कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलने वाला, एक वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा हुआ दल इस चुनाव के मैदान में हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद पाने में सफल हुआ।
ये बात ध्यान रखने वाली है कि चाहे 2014 का आम चुनाव रहा हो, 2019 का या फिर 2024 का, हर बार बीजेपी का चेहरा सिर्फ और सिर्फ मोदी ही रहे। अगर देखें तो केंद्र की सत्ता को दो ही सूत्रों से मोदी ने साधा, अपने करिश्माई व्यक्तित्व से और काम से। मोदी ने एक घिसे पिटे गहरे अविश्वास और करप्ट राजनीति के अध्याय को एकदम अलग अंदाज में बदला, जो उन पर लोगों के भरोसे की नींव को और मजबूत करता रहा। आमतौर पर पॉलिटिशियन का पहला स्वभाव होता है कि जो कहा है लोग जल्द से जल्द भूल जाए। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैंने जो कहा है वो लोग याद रखें और मैं भी उसको न भूलूं। देश की सत्ता में मोदी फिनोमिनन और मजबूत होता गया। सिर्फ केंद्र ही नहीं, राज्यों में भी मोदी लहर खूब चली। मोदी गवर्नेंस मॉडल विकास और बड़े बदलाव की गारंटी बन गया। लोगों का भरोसा मोदी पर जितना बढ़ा, कांग्रेस की राजनीति और सत्ता की जमीन दोनों ही छोटी होती चली गई। हाल ये हुआ कि 2014 से पहले देश के करीब 13 राज्यों में कांग्रेस की सीधे या फिर गठबंधन के साथ सरकार थी, लेकिन आज सिर्फ 3 राज्यों में ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री बचे हैं। आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। आप बीते 2 साल के ट्रेंड को देखिए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी। महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार विजय हुई। दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई। बिहार में भी हमें पहले से बड़ी विजय मिली और ये सफलता सिर्फ राज्यों के चुनाव में नहीं दिखी, ये सफलता लोकल गवर्नेंस के चुनाव में भी दिख रही है। 2014 से पहले की सो कॉल्ड सेकुलर सरकारों से अलग मोदी ने सार्वजनिक रूप से न ही अपने धर्म या आध्यात्मिक रुझान से परहेज किया और न ही वोट बैंक वाले तुष्टीकरण सियासत में वो फंसे। मोदी का फॉर्मूला क्लियर था, सबका साथ सबका विकास, वोट बैंक का तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबका संतुष्टीकरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का गौरव जिससे वोट बैंक का गणित सिद्ध करने वाली सरकारें परहेज करती रहीं, इसके साथ ही धार्मिक स्थलों का विकास। मोदी पर भरोसा इसलिए भी लोगों का बढ़ा क्योंकि मोदी राज में ऐसे ऐसे बड़े काम सधे जो कम से कम कथित सेकुलर पार्टियों की सरकारों में तो असंभव लगते थे। और इसी में से एक था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। हमारे राम आ गए। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। 12 साल पहले उठी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर ने एक बड़ी चेतना उस बड़ी आबादी के भीतर भरी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की मारी थी, जिससे सेक्युलरिज्म की चाशनी चटाकर यही बताया गया था कि तुम्हारी सांस्कृतिक, धार्मिक और ज्ञान परंपरा विश्व की सारी सभ्यताओं के आगे कुछ भी नहीं। 2014 से अगले 12 सालों तक पीएम मोदी इसी सांस्कृतिक और ज्ञान परंपरा से भारतीयों को जोड़ते रहे और भारतीयों और खासकर हिंदुओं के खिलाफ वैश्विक नैरेटिव्स और षड्यंत्रों पर सीधे हमले बोलते रहे।
दुनिया की तेज इकोनॉमी, तेज ग्रोथ, कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत 2-3% की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। आजादी के बाद पहली बार देश की बहुसंख्यक आबादी को अपनी पहचान से लेकर परंपरा, संस्कृति और ज्ञान परंपरा का गौरव करने का मौका अगर किसी ने दिया तो वो मोदी रहे। ये वो भावनात्मक सूत्र रहा जिसने जबरदस्त काम किया, देश के भीतर भी और बाहर भी। I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. ग्लोबल मंच पर मोदी द बॉस इसलिए भी हैं क्योंकि हर मुश्किल दौर में मोदी ने मानवीय धर्म निभाया है, फिर चाहे वो कोरोना काल रहा हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध या मौजूदा ईरान अमेरिका वॉर। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, पाकिस्तान जैसे देशों में कई बार नेतृत्व बदल चुका है, जबकि भारत में मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि उनकी शक्ति, लोगों का उन पर भरोसा है। सच ये भी है कि पीएम मोदी ने ये भरोसा श्रम, संकल्प और राष्ट्र साधना से हासिल किया है। यही वजह है कि ब्रांड मोदी 12 साल से लगातार विश्वास की कसौटी पर हिट साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर ने क्या क्या नहीं किया। ट्रंप को खुश करने और अमेरिका की जी हुजूरी में शहबाज और मुनीर ने जमीन आसमान एक कर दिया था, लेकिन अब ट्रंप ने ऐसा कबूतर जाल बिछाया जिसमें शहबाज मुनीर फंस गए। जी हाँ, हालात मानो सांप छुछुंदर जैसी हो गई। ट्रंप के अब्राहम प्लान ने पाकिस्तान के साथ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को टेंशन में डाल रखा है, लेकिन पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं। स्पेशल रिपोर्ट दिखाती है, देखिए सर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालत सांप छुछुंदर वाली हो गई है। जिस अमेरिका की जी हुजूरी में शहबाज और मुनीर ने जमीन आसमान एक कर दिया था, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए नोबेल पीस प्राइज से लेकर ईरान के साथ जंग में मध्यस्थता तक का दांव खेला। अब उसी ट्रंप ने शहबाज और मुनीर को 440 वॉट का ऐसा झटका दिया है कि दर्द सहा भी न जाए और किसी से कहा भी न जाए। पाकिस्तान को मिले इस अमेरिकी दर्द का नाम है अब्राहम अकॉर्ड। इस प्लान में ट्रंप ने ऐसा फंसा दिया है कि मुनीर और शहबाज का हलक सूख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड नाम का जो जिन्न बोतल से निकाला है, उसने मुस्लिम जगत की जियोपॉलिटिक्स हिलाकर रख दी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, वेस्ट एशिया के कई मुस्लिम देश हैरान परेशान हैं कि क्या करें और क्या ना करें। दरअसल अमेरिका ईरान डील की अटकलों के बीच ट्रंप ने कहा कि यह समझौता तभी पूरा माना जाएगा जब अरब और मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हों। ट्रंप के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों को इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो देश ऐसा नहीं करेंगे उन्हें ईरान अमेरिका समझौते का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान भविष्य में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होता है तो यह सम्मान की बात होगी।
ट्रंप का दावा है कि अरब और मुस्लिम देशों के इस समझौते में शामिल होने से पश्चिम एशिया में 5000 वर्षों में पहली बार स्थायी शांति का रास्ता खुल सकता है। ट्रंप इस डील को केवल युद्ध रोकने वाला समझौता नहीं बल्कि पश्चिम एशिया की नई राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान से क्या पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होगी या फिर और भी खलबली मचेगी? क्योंकि जो ट्रंप कराना चाह रहे हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड को कतई मंजूर नहीं। इसे समझने के लिए पहले अब्राहम अकॉर्ड को समझिए। अब्राहम अकॉर्ड की शुरुआत ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अरब और मुस्लिम देशों के इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य बनाना था। ट्रंप इसे पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने का मॉडल मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान से लेकर तमाम मुस्लिम कंट्री इजराइल को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। फिलिस्तीन और गाजा को लेकर इन देशों का इजराइल के खिलाफ रवैया रहा है। हालांकि यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान इस अब्राहम प्लान में पहले से ही शामिल हैं। लेकिन ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की और पाकिस्तान को इस प्लान में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा है। ट्रंप का यही प्रस्ताव अब पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है। अगर पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं होता है तो ट्रंप की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, और अगर शामिल होता है तो फिर इजराइल को क्लीन चिट देनी होगी। पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। ये रुख पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साल 1947 और 48 के फिलिस्तीन विभाजन को अस्वीकार करने से जुड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कुछ समय पहले कहा था कि हम तब तक इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक कि फिलिस्तीन के 2 राष्ट्र समाधान स्वीकार नहीं किए जाते। यही वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अभी इस प्लान में शामिल नहीं होने की बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जो भी कह रहे हों, लेकिन ट्रंप के इस प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की मीडिया में इसी बात की चर्चा है। पाकिस्तानी मीडिया और अवाम फील्ड मार्शल मुनीर पर ही सवाल उठा रही है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मुनीर और शहबाज अमेरिका को किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान खुद फिलिस्तीन के मुद्दे पर समझौता करके इजराइल को अपना दोस्त मान लेता है तो भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर राग अलापने का उसका नैतिक अधिकार खत्म हो जाएगा। ऊपर से सऊदी अरब का स्टैंड क्लियर है कि जब तक फिलिस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा। सऊदी खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर मानता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान सऊदी से पहले घुटने टेक देता है तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अलग थलग पड़ जाएगा। पाकिस्तान फंस चुका है तो गेंद अब सऊदी और फिलिस्तीन के पाले में फेंक रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन इस पर राजी है तो वो भी प्रस्ताव पर साइन कर सकते हैं।